एक बार फिर से हमारी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। कल की क्लास में हमने मध्यकालीन भारतीय इतिहास की शुरुआत की थी, जिसमें हमने 3 बड़े आक्रमणकारियों के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं दिल्ली सल्तनत। दोस्तों, दिल्ली सल्तनत का जो पीरियड था, जो काल था, वो सन 1206 से 1526 तक माना जाता है। दिल्ली सल्तनत होती क्या है? देखो, 1206 ईस्वी से 1526 एडी के बीच में दिल्ली के ऊपर 5 डायनेस्टियों के द्वारा शासन किया जाता है, यानी 5 राजवंशों के द्वारा यहाँ पर शासन किया जाता है। इन 5 डायनेस्टियों के द्वारा जो शासन किया जाता है, इसे ही हम दिल्ली सल्तनत के नाम से जानते हैं। देखो, 5 जो डायनेस्टी थी, 5 जो राजवंश थे दिल्ली के ऊपर शासन करने वाले, जिन्हें हम दिल्ली सल्तनत के नाम से जानते हैं, कौन कौन से थे? देखिए, 1206 ईस्वी में सबसे पहले यहां पर 1206 ईस्वी में यहां पर पहला जो वंश होता है वो होता है गुलाम वंश। कौन सा वंश होता है? गुलाम वंश। इस गुलाम वंश का दूसरा नाम होता है मामलुक वंश, और इसका एक नाम और होता है, वो होता है इलबारी वंश। यानी हम इस गुलाम वंश को 2 अन्य नामों से और जान सकते हैं। कौन कौन से हैं? एक है मामलुक वंश। कौन सा है? मामलुक वंश। और एक इसका और है, वो है इलबारी। क्या है? इलबारी वंश। इलबारी इसका नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि इस वंश का एक शासक था इल्तुतमिश, जो कि तुर्क जाति के अंदर एक जाति होती है, इलबारी जाति। तुर्कों में इलबारी जाति से उसका संबंध था, इसलिए हम इसको इलबारी वंश के नाम से भी जानते हैं। देखो, दिल्ली सल्तनत के ऊपर सबसे पहला जो वंश होता है वो होता है गुलाम वंश या मामलुक वंश, जो 1206 से लेकर के कब तक होता है? 1206 से लेकर के, और इसका जो समय होता है वो होता है 1290। कितना होता है? 1290 एडी, यानी 1290 ईस्वी तक गुलाम वंश चलता है। ठीक है। इस दिल्ली सल्तनत के ऊपर दूसरा जो डायनेस्टी या दूसरा जो राजवंश होता है वो कौन सा होता है? वो होता है खिलजी वंश। और ये जो खिलजी वंश होता है, इसका समय क्या होता है? इसका समय, खिलजी जो वंश होता है, ये दिल्ली सल्तनत के ऊपर दूसरा महत्वपूर्ण राजवंश होता है। दिल्ली सल्तनत के ऊपर खिलजी वंश का जो कालक्रम होता है, इसका जो समय होता है, वो कब से माना जाता है? वो माना जाता है 1290 से लेकर और 1320 ईस्वी तक। ठीक है। यानी कि 1290 ईस्वी में खिलजी वंश की शुरुआत होती है और 1320 ईस्वी तक खिलजी वंश के शासकों के द्वारा दिल्ली सल्तनत के ऊपर शासन किया जाता है। ठीक है। इसके बाद में तीसरा जो महत्वपूर्ण वंश आता है दिल्ली के ऊपर शासन करने वाला, दिल्ली सल्तनत के ऊपर, वो कौन सा आता है? वो आता है तुगलक वंश। कौन सा वंश आता है? तुगलक वंश। और ये जो तुगलक वंश है दोस्तों, इसका समय, यानी ये कब से लेकर कब तक दिल्ली सल्तनत के ऊपर शासन करता है, तो इसके बारे में देखिए यहां पर। यानी कि 1320 तक कौन था? खिलजी वंश था। ठीक है। खिलजी वंश के बाद में यहां पर अगला जो डायनेस्टी होती है वो कौन सी होती है? तुगलक वंश होता है। तुगलक वंश यहां पर 1320 ईस्वी से लेकर के और 1414 ईस्वी तक माना जाता है। देखो, किताबों में क्या होता है, 1414 ने मिलकर के आपको कई जगह 1412 भी मिलेगी, लेकिन ये 1412 के बाद में 2 वर्ष का जो ये डिफरेंस आ रहा है, ये क्या है? ये डिफरेंस ये है कि 1412 ईस्वी में तुगलक वंश का जो अंतिम राजा था वो खत्म हो चुका था, लेकिन 2 वर्ष तक दिल्ली के ऊपर कोई योग्य शासक नहीं आया था। इसके बाद में 1414 ईस्वी में अगला जो राजवंश होता है वो होता है सैयद वंश, और सैयद वंश के शासक के द्वारा 1414 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत के ऊपर चौथी जो डायनेस्टी होती है वो यहां पर शासन अपना प्रारंभ करती है। कौन सी होती है? सैयद वंश। सैयद वंश के द्वारा दिल्ली के ऊपर शासन स्थापित किया जाता है। कब?
1414 से लेकर के और 1450 ईस्वी तक, यानी कि 1414 तक तो तुगलक वंश होता है और 1414 में सैयद वंश के शासक के द्वारा अपना शासन प्रारंभ किया जाता है और 1450 ईस्वी तक दोस्तों सैयद वंश का शासन दिल्ली सल्तनत के ऊपर चलता है। अब देखिए इस दिल्ली सल्तनत के ऊपर जो पांचवी हमारी डायनेस्टी होती है, पांचवा जो राजवंश होता है, हमने बात की थी शुरुआत में कि दिल्ली सल्तनत के ऊपर 5 डायनेस्टियों के द्वारा शासन किया जाता है और ये जो पांचवी और अंतिम जो डायनेस्टी या राजवंश है ये होता है लोधी वंश। कौन सा होता है? लोधी वंश। दोस्तों लोधी वंश से जो होता है वो दिल्ली सल्तनत के ऊपर शासन करने वाला अंतिम वंश माना जाता है और इसका जो समय होता है वो होता है 1451 से लेकर के और 1526 ईस्वी तक। हमने 5 राजवंशों के बारे में यहां पर चर्चा की है। अब देखिए क्वेश्चन इनमें से कैसे पूछा जाता है। मोस्टली यहां पर क्वेश्चन आपको क्रम से भी पूछा जा सकता है कि दिल्ली सल्तनत के ऊपर शासन करने वाले 5 जो राजवंश थे उनका कालक्रम था, यानी कि कालक्रम आपको क्रम से याद करना होगा। अब देखिए आपको इनको पांचों के बारे में ध्यान से यहां पर देखना है, पढ़ना है, याद करना है, इनके बारे में इनका जो पीरियड है इनको भी आपको याद करना है। ठीक है, अब देखिए दूसरा प्रश्न क्या होता है यहां पर कि इनका जो संस्थापक होते हैं उनके बारे में भी आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला जो वंश होता है दिल्ली सल्तनत के ऊपर गुलाम वंश, तो गुलाम वंश या मामलुक वंश या इलबारी जो वंश होता है इसका संस्थापक किसको माना जाता है? इसका संस्थापक माना जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को। ठीक है, इसके वैसे 2 संस्थापक होते हैं, एक इसका वास्तविक संस्थापक होता है और एक सामान्य संस्थापक। यानी भारत में गुलाम वंश की नींव तो किसने रखी थी? गुलाम वंश की नींव रखी थी दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जो इस गुलाम वंश का संस्थापक माना जाता है। ठीक है, और इसका जो वास्तविक संस्थापक होता है वो होता है इल्तुतमिश। आइए हम विस्तार से इन 5 राजवंशों के बारे में चर्चा करते हैं। एक बार थोड़ा सा इसके बारे में एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। इनके बारे में क्या होता है, कई बार इनका जो कालक्रम होता है इनकी कम ज्यादा समय के बारे में भी आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है। वो कैसे? वो इस प्रकार से पूछ लिया जाता है कि इन आपको 4 ऑप्शन में दिए जाएंगे और चारों में से आपको पूछा जाएगा कि निम्न में से दिल्ली सल्तनत के ऊपर कौन से राजवंश के द्वारा लंबे समय तक शासन किया गया था। तो आपको इनके जो ये कालक्रम है, जो समय है, इनके बारे में आपको ध्यान से पढ़ना है। देखो पांचों में से सबसे लंबे समय तक जो शासन करने वाला वंश होता है वो होता है तुगलक वंश। कौन सा वंश होता है? तुगलक वंश होता है। तुगलक वंश देखो 1320 से लेकर 1414 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत के ऊपर शासन करता है। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन आपसे कैसा पुटअप किया जाएगा? दूसरा क्वेश्चन होगा कि दिल्ली सल्तनत के ऊपर सबसे कम समय तक शासन करने वाला वंश कौन सा था? तो वो होगा सैयद वंश। कौन सा होगा? सॉरी सैयद नहीं होगा, यहाँ खिलजी होगा। खिलजी वंश का देखो समय है वो 1290 से 1320 है। और उसके बाद में अगर कोई पूछा जाए तो तीसरे नंबर पर आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा कि दिल्ली सल्तनत के ऊपर खिलजी वंश के बाद में कौन सा राजवंश था जिसने शासन किया था कम समय में? तो खिलजी वंश के बाद में आएगा सैयद वंश। इस प्रकार से आपको इन 5 राजवंशों के बारे में बहुत ही अच्छी तरह से इनका जो ये समय है ये आपको याद करना होगा। अब देखिए दोस्तों हम इनके बारे में विस्तार से एक एक के बारे में चर्चा करते हैं। आइए चर्चा करते हैं हम सबसे पहले गुलाम वंश की। देखो मैंने कल आपको बताया था कि मध्यकालीन जो भारतीय इतिहास होता है उसकी शुरुआत कहां से होती है? 700 ईस्वी से होती है। कहां से होती है? 700 ईस्वी से होती है। 700 ईस्वी में सबसे पहले भारत के ऊपर मुसलमानों के द्वारा जो आक्रमण किया जाता है वो मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा 712 ईस्वी में किया जाता है। कब किया जाता है? 712 ईस्वी में। ठीक है, और उसके बाद में 712 ईस्वी में वो सिंध के राजा दाहिर सेन के ऊपर आक्रमण करता है और ये भारत के ऊपर प्रथम मुस्लिम आक्रमण माना जाता है जो एक सफल आक्रमण होता है। यानी कि मोहम्मद बिन कासिम सिंध के राजा दाहिर सेन को पराजित कर देता है और भारत के ऊपर इस मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा भाइयों केवल एक ही आक्रमण किया जाता है और वो सफल होता है। ठीक है, ये मोहम्मद बिन कासिम की कल की हमने बात की। थोड़ा 2 और जो शासक थे वो थे, एक और जो था महमूद गजनवी। हमने पढ़ा था महमूद गजनवी का संबंध तुर्क मुसलमानों से था और वो गजनी का शासक था।
और महमूद गजनवी ने भारत के ऊपर कुल 17 बार आक्रमण किए। ये कौन बताता है 17 बार आक्रमण करने वाली बात? ये हेनरी इलियट बताता है, जो एक बहुत बड़ा इतिहासकार माना जाता है। ठीक है, इसके जो 17 आक्रमण थे महमूद गजनवी के, 17 आक्रमणों में से सबसे इंपॉर्टेंट जो आक्रमण थे वो केवल 2-3 थे। एक तो इसका जो आक्रमण था वो था 1018 ईस्वी में मथुरा का आक्रमण। ठीक है, एक था 1025 ईस्वी में सोमनाथ का आक्रमण। ठीक है, ये महत्वपूर्ण जो आक्रमण माने जाते हैं महमूद गजनवी की। ठीक है, महमूद गजनवी गजनी का शासक था और महमूद गजनवी का उद्देश्य भारत में शासन करना नहीं था, वो केवल भारत में इस्लाम का प्रचार प्रसार करना चाहता था और दूसरी बात वो यहां से धन संपदा लूटना चाहता था। ठीक है, ये हुई महमूद गजनवी की बात। और तीसरा जो शासक था कल हमने चर्चा की थी वो था यानी मोहम्मद गोरी, जो इधर अफगानिस्तान में गोर प्रदेश का शासक था और 1173 में वो यहां पर अपने शासन की स्थापना करता है। और भारत के ऊपर मोहम्मद गोरी के द्वारा कुल 5 आक्रमण किए जाते हैं। कब कब किए जाते हैं मैंने कल आपको बताया था, लेकिन थोड़ा सा आज आपको यहां पर फिर से मैं आपको बता देता हूं कि मोहम्मद गोरी के द्वारा 5 जो आक्रमण किए जाते हैं वो उनमें से पहला आक्रमण माना जाता है 1175 ईस्वी का मुल्तान के ऊपर आक्रमण, जिसमें उसको सफलता मिलती है। ठीक है, दूसरा जो आक्रमण होता है मोहम्मद गोरी का वो होता है दोस्तों 1178 ईस्वी में। 1178 ईस्वी में मोहम्मद गोरी के द्वारा गुजरात के पाटन के ऊपर आक्रमण किया जाता है और उस समय गुजरात में किसका शासन होता है? चालुक्य वंश का शासन होता है। ठीक है, और चालुक्य वंश का जो शासक होता है उस समय वो होता है भीमदेव द्वितीय। और भीमदेव द्वितीय के द्वारा और मोहम्मद गोरी के मध्य दोनों के बीच में राजस्थान के माउंट आबू में युद्ध होता है और माउंट आबू के इस युद्ध में मोहम्मद गोरी हार जाता है और हारकर वापस अपने प्रदेश गोर प्रदेश में लौट जाता है। ठीक है, ये दूसरा युद्ध था। और तीसरा जो युद्ध था मोहम्मद गोरी का वो था तराइन का बैटल, यानी बैटल ऑफ तराइन। तीसरा जो युद्ध था वो तराइन का युद्ध था, जो 1191 में हमारे हरियाणा के तराइन के मैदान में लड़ा गया था और इसमें मोहम्मद गोरी को पृथ्वीराज से टक्कर लेनी पड़ी थी और यहां पर मोहम्मद गोरी को फिर से हार का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, यहां से हार करके मोहम्मद गोरी अपने प्रदेश वापस लौट जाता है, लेकिन हताश नहीं होता है। वो लगातार अपनी मेहनत में अपने प्रयासों में जुट जाता है और अपनी एक बहुत ही शानदार आर्मी को तैयार करता है और फिर से 1192 में वो फिर से भारत के ऊपर अटैक करने के लिए आता है और उसी मैदान में जिस मैदान में उसे हार का सामना करना पड़ा था, यानी कि तराइन के मैदान में। दोस्तों, 1192 में जब मोहम्मद गोरी फिर से भारत में आता है, एक अच्छी और मजबूत आर्मी को लेकर के आता है और इस बार पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में उसी तराइन के मैदान में ये तराइन का दूसरा युद्ध लड़ा जाता है, जिसमें मोहम्मद गोरी विजित होता है यानी विजेता होता है और पृथ्वीराज चौहान यहां पर मारा जाता है। ये था इसका चौथा आक्रमण मोहम्मद गोरी का। मोहम्मद गोरी के द्वारा 5वां और अंतिम जो अटैक होता है भारत के ऊपर वो 1194 में किया जाता है। और कहां किया जाता है? वो किया जाता है कन्नौज के ऊपर, क्योंकि उसके बाद में पृथ्वीराज चौहान के बाद में भारत में उत्तर भारत में जो एक शक्तिशाली जो शासक होता है वो कन्नौज का जो राजा होता है जयचंद्र घेड़वाल वंश का, वो ही बसता है। और इसको खत्म करके, जयचंद को खत्म करके मोहम्मद गोरी भारतीय क्षेत्रों के ऊपर भी अपना अधिकार जमाना चाहता है। धीरे धीरे उसकी नीयत में खोट आ जाती है। प्रारंभ में तो उसका कोई मकसद नहीं होता है भारत में शासन करने का, लेकिन धीरे धीरे वो अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता है, भारतीय क्षेत्रों को जीतना चाहता है। और इस प्रकार से 1194 में कन्नौज के घेड़वाल वंश के जयचंद के और मोहम्मद गोरी के बीच में चंदावर के मैदान में युद्ध होता है और इस युद्ध में मोहम्मद गोरी एक बार फिर से जीत जाता है और जयचंद यहां पर मारा जाता है। लेकिन यहां पर मोहम्मद गोरी जीत करके और अपने गुलाम यानी अपने लोगों को यहां पर छोड़ जाता है और वापस अपने प्रदेश में चला जाता है। दोस्तों, 5-6 साल बीत जाते हैं, मोहम्मद गोरी फिर से भारत के ऊपर आक्रमण नहीं करता है। लेकिन होता क्या है कि 1506 यानी 15 मार्च 1206 ईस्वी को इस मोहम्मद गोरी की खोखरों के द्वारा
मृत्यु की जाती है, मौत हो जाती है, यानी इसके ऊपर अटैक किया जाता है 15 मार्च 1206 ईस्वी को खोकर जाति के द्वारा मोहम्मद गोरी के ऊपर अटैक किया जाता है और ऐसे में मोहम्मद गोरी की मौत हो जाती है। अब बात यह होती है कि अब भारत के ऊपर शासन, कि भारत के ऊपर जो शासन होगा वो किसके द्वारा होगा। तो देखो, इस मोहम्मद गोरी के कोई पुत्र नहीं था। इसकी मृत्यु के बाद में क्या होता है, इसके कोई पुत्र नहीं होने के कारण इसके द्वारा 4 गुलाम खरीदे जाते हैं जो दास होते हैं इसके, और वो बहुत ही विश्वास पात्र होते हैं चारों दास इसके। क्या होता है चारों का के देखो क्या नाम है, जो इसके 4 दास थे मोहम्मद गोरी के, वो कौन कौन से होते हैं। एक दास तो होता है इसका कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा जो दास होता है वो होता है कुबाचा, और तीसरा जो दास होता है वो होता है यलदौज, और चौथा जो होता है वो होता है बख्तियार खिलजी। दोस्तों चारों, ये जो 4 जो थे इसके दास गुलाम, इनको ये क्या करता है, ये मरने से पहले इनके बीच में ये अपने साम्राज्य का बंटवारा नहीं कर जाता। अगर ये बंटवारा कर जाता तो इनके बीच में कोई लड़ाई नहीं होती, लेकिन इस मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद में ये चारों जो दास होते हैं ये साम्राज्य को बांट लेते हैं। क्या होता है, जो भारत का यानी भारतीय जो क्षेत्र होता है उसमें दिल्ली और लाहौर का जो क्षेत्र होता है ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक को प्राप्त होता है, और गजनी वाला जो प्रदेश होता है ये गजनी वाला प्रदेश यलदौज को प्राप्त हो जाता है, यलदौज को दे दिया जाता है। और तीसरा जो कुबाचा होता है इसका मोहम्मद गोरी का जो गुलाम होता है उसको कच्छ और सिंध के प्रदेश दे दिए जाते हैं, ठीक है। और जो चौथा जो इसका दास होता है बख्तियार खिलजी, उसको बंगाल और बिहार के प्रदेश दे दिए जाते हैं, ठीक है। हमने यहां तक बात की। देखिए इन चारों के बारे में थोड़ी सी बात और बता दूं कि ये जो बख्तियार खिलजी था ये बहुत बुरा आदमी था। क्यों था ये बुरा, क्योंकि इसने हमारे बहुत ही पुराने और विद्या के केंद्र को नष्ट कर दिया था। कौन से विद्या के केंद्र को नष्ट किया था इसने बंगाल और बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय और जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय थे दोनों को इसने ध्वस्त कर दिया था, क्षतिग्रस्त कर दिया था, चकनाचूर कर दिया था। क्यों कर दिया था दोस्तों, आपको याद होगा जब किसी व्यक्ति की इच्छा होती है किसी चीज को प्राप्त करने की, अगर वो चीज उसे नहीं मिलती है तो फिर उसे गुस्सा आता है, और ऐसे में वो क्या करता है, अपना एडजस्ट करने के लिए वो किसी न किसी के ऊपर अपना गुस्सा निकालता है। तो इस बख्तियार खिलजी ने इसका पावर इधर कुतुबुद्दीन ऐबक के ऊपर तो चला नहीं, ये दिल्ली का सुल्तान बनना चाहता था, इसलिए यहां पर तो इसको वो मिली नहीं सुल्तान की गद्दी, और ये क्या करता है बिहार और बंगाल में नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय के ऊपर अपना गुस्सा निकालता है, और कुछ नहीं होता इससे, ठीक है। तो ये बहुत बुरा आदमी था, इसको कुछ नहीं मिलता है। और इसके द्वारा क्या होता है कि बंगाल का जो शासक था उस समय सेन वंश का शासक था लक्ष्मण सेन, उसके ऊपर आक्रमण किया जाता है और उसको भी पराजित ये कर देता है, ठीक है। इसकी ये 2-3 बातें थी बख्तियार खिलजी की। अब हम बात करेंगे जो महत्वपूर्ण जो शासक है यानी गुलाम वंश का जो संस्थापक होता है वो कौन होता है, कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन होता है, कुतुबुद्दीन ऐबक होता है, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक इसे वंश गुलाम वंश का संस्थापक होता है, ये कुतुबुद्दीन ऐबक होता है। यानी कि 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली के ऊपर अपने शासन को शुरुआत या यहां से ये शासन को प्रारंभ करता है। देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में थोड़ी सी हमें जानकारी होना बहुत जरूरी है। ये कुतुबुद्दीन ऐबक भारत का शासक तो बन जाता है, दिल्ली के ऊपर अपनी गद्दी तो बैठा लेता है, दिल्ली के अंदर ये अपना शासन चलाने लग जाता है। लेकिन ये क्या करता है, इस कुतुबुद्दीन की जो राजधानी होती है वो कौन सी होती है, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी होती है लाहौर। लाहौर को ये अपनी राजधानी बनाता है, ठीक है। ये लाहौर को अपनी राजधानी बनाता है। और उस समय ये जो इधर वाला जो एरिया था ये पाकिस्तान वाला जो वर्तमान में जो पाकिस्तान का एरिया है वो भारत का ही भूभाग माना जाता था। और यहाँ पर जो लाहौर होता था, लाहौर वाला जो प्रदेश होता था वो भी भारत का ही भूभाग था। और कुतुबुद्दीन ऐबक अपनी राजधानी किसको बनाता है, लाहौर को बनाता है, ठीक है। तो अब देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक अपने शासन को चलाना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। अब देखो आगे क्या होता है, हम बात कर रहे हैं गुलाम वंश की। तो ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक होता है इसका जो कार्यकाल होता है वो होता है 1206 से 1210 ईस्वी के बीच में, ठीक है। 1206 से 1210 ईस्वी के बीच में कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत के ऊपर
शासन स्टार्ट करता है, प्रारंभ करता है। देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक जो होता है वो भारत का वास्तविक संस्थापक नहीं माना जाता, सॉरी, भारत में यानी दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक नहीं माना जाता है। लेकिन एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछा जाए तो वहां पर आपसे इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत में दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन था। अगर क्वेश्चन इस प्रकार से आपको पूछा जाए तो आपका आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। जब प्रश्न आपको इस प्रकार से पूछ लिया जाए कि भारत में दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो वहां पर आपका आंसर कुतुबुद्दीन ऐबक न होकर के क्या होगा, वहां इल्तुतमिश होगा, शमसुद्दीन इल्तुतमिश। ठीक है, अब देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में थोड़ा सा और देखते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो था ये क्या था, ये मोहम्मद गोरी का गुलाम था, यानी मोहम्मद गोरी के द्वारा ये खरीदा गया था अरब देशों में। ठीक है, ये जो दास वाली जो प्रक्रिया है, दास वाली जो ये प्रथा है, ये भाई कहां से आई थी। देखो अरब देशों वाली दास प्रथा और पश्चिमी यूरोप वाली जो दास प्रथा थी उन दोनों में अंतर है, क्योंकि पश्चिमी यूरोप में जो दास प्रथा थी वहां के दासों से क्या होता था, वहां के दासों को जबरदस्त पीड़ित किया जाता था, उनसे बदसलूकी की जाती थी। लेकिन जो अरब वाले जो दास होते थे इनका बहुत ही अच्छा मान सम्मान होता था। इनको क्या होता था, राजा अपनी सेना में रख करके इनको एक अच्छा पद देता था, सेनापति का पद भी इनको दे दिया जाता था। तो यहाँ अरब वाले जो दास होते थे इनकी काफी इज्जत होती थी। और इस गुलाम वंश के अंदर ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक था ये मोहम्मद गोरी के द्वारा खरीदा गया दास ही था। और इसी दास के द्वारा यहाँ पर कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा शासन जब किया जाता है तो इसको हम गुलाम वंश के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, देखो कुतुबुद्दीन ऐबक सुल्तान नहीं होता है, ये अपने जीवन में क्या मानता है अपने आप को, ये अपने आप को गुलाम ही मानता है, क्योंकि ये मोहम्मद गोरी का बहुत ज्यादा विश्वास पात्र था। वो इसलिए अपने आप को ये सुल्तान कहना पसंद नहीं करता और इस कारण से कुतुबुद्दीन ऐबक एक दास के रूप में, एक गुलाम के रूप में ही भारत के ऊपर शासन करता है। ठीक है, इसको दो टाइटल मिलती हैं। देखो इसने अपने जीवन में दो टाइटल प्राप्त किए, कौन कौन सा था, एक तो था मलिक का और दूसरा था सिपह सालार का, यानी ये दो टाइटल अपने को ये प्राप्त करता है। ठीक है, एक तीसरी जो टाइटल या उपाधि जो थी वो लोगों के द्वारा इसको दी जाती थी, और वो तीसरी जो उपाधि थी वो थी लाख बख्श की उपाधि। कौन सी थी, लाख बख्श। ठीक है, लाख बख्श की जो उपाधि थी वो लोगों के द्वारा इसको दी जाती थी, क्योंकि ये लाखों को बख्श कर देता था, ये दान करने वाला माना जाता था, इसलिए इसको लाख बख्श भी कहा जाता है। ठीक है, देखो मलिक सिपह सालार की ये टाइटल खुद ग्रहण करता है और लाख बख्श की टाइटल इसको लोगों के द्वारा दी जाती है। दोस्तों क्या होता है, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण निर्माण कार्य भी किए जाते हैं। कौन से होते हैं, देखो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किया जाता है। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, कौन सी मस्जिद, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, कुव्वत उल इस्लाम, इसका निर्माण दिल्ली में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया जाता है। दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा जो दूसरा निर्माण किया जाता है वो होता है अजमेर में 2.5 दिन का झोंपड़ा। कौन सा होता है, अजमेर में 2.5 दिन का झोंपड़ा, 2.5 दिन का झोंपड़ा दिल्ली में इसके द्वारा बनवाया जाता है। दोस्तों अब देखिए इसके द्वारा तीसरा जो महत्वपूर्ण निर्माण कार्य होता है वो कौन सा होता है, वो होता है दिल्ली में कुतुब मीनार। कुतुब मीनार का निर्माण भी इसके द्वारा किया जाता है। भारत में देखो अब ये जो कुव्वत उल इस्लाम जो मस्जिद है ये भारत की प्रथम मस्जिद मानी जाती है। ठीक है, यानी कि भारत की पहली जो मस्जिद का दर्जा दिया जाता है वो कुव्वत उल इस्लाम को दिया जाता है और इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। ठीक है, 2.5 दिन का जो झोंपड़ा था ये अजमेर में बनाया जाता है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की याद में। ठीक है, कुतुब मीनार का निर्माण स्वयं कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली में करवाता है। ये 5 मंजिला होती है कुतुब मीनार। दोस्तों 5 जो मंजिल होती हैं इसमें पहली मंजिल का निर्माण तो किसके द्वारा किया जाता है, पहली मंजिल का निर्माण कुतुब मीनार के द्वारा करवा दिया जाता है। ठीक है, इसकी जो दूसरी, तीसरी,
चौथी जो मंजिल होती है इसका निर्माण इल्तुतमिश के द्वारा किया जाता है, और इसकी जो पांचवी जो मंजिल होती है उसका निर्माण फिरोज शाह तुगलक के द्वारा करवाया जाता है 1369 ईस्वी में। ठीक है, इस प्रकार से ये 5 जो मंजिलें होती हैं इनका निर्माण क्रम से इस प्रकार से करवाया जाता है। एक बार क्या होता है 1504 ईस्वी में इसके ऊपर भूकंप आने के कारण अटैक या क्षतिग्रस्त हो जाती है, और इस प्रकार से ये कुछ क्षतिग्रस्त होने के कारण 1505 में इसका जीर्णोद्धार सिकंदर लोदी के द्वारा करवाया जाता है कुतुब मीनार का। ठीक है, तो ये यहां तक हुई कुतुबुद्दीन की बात। अब देखो कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में कुछ और क्वेश्चन बनते हैं, वो क्या होते हैं। देखो कुतुबुद्दीन ऐबक की 1210 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है, यानी लाहौर में चौगान खेलते समय इसकी मृत्यु हो जाती है। कब? 1210 ईस्वी में लाहौर में चौगान खेलते समय कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, अब देखो कुतुबुद्दीन ऐबक क्या था, एक गुलाम था, दास था। देखो जो गुलाम होता है, जो दास होता है, उसको तब तक गुलामी की या दासता की मुक्ति नहीं मिलती है जब तक उसको जिसके द्वारा गुलाम बनाया जाता है उसके द्वारा इसको गुलामी का पत्र मुक्त करने वाला जो पत्र होता है वो नहीं मिलता है ना, तब तक वो गुलामी से मुक्त नहीं हो पाता। आपको याद होगा कि ये जिसका गुलाम था मोहम्मद गोरी का, उस मोहम्मद गोरी की 1506 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है, और मृत्यु के बाद में अब इसको मुक्त कौन करेगा, इसको दासता से मुक्ति कौन देगा। तो क्या होता है, इस मोहम्मद गोरी जो होता है, मोहम्मद गोरी का एक भतीजा होता है गयासुद्दीन मोहम्मद। कौन होता है? गयासुद्दीन मोहम्मद होता है। गयासुद्दीन मोहम्मद जो इसका भतीजा होता है उसके द्वारा इसको क्या किया जाता है, 1208 ईस्वी में इसको दासता से मुक्ति दी जाती है। इसको दासता से मुक्ति का पत्र दिया जाता है गयासुद्दीन मोहम्मद के द्वारा, किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक को। ठीक है, तो ये यहां पर हुई कुतुबुद्दीन ऐबक की बात। ठीक है, और लास्ट में 1210 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु चौगान खेलते समय लाहौर में हो जाती है, और लाहौर में इसको दफना दिया जाता है। तो ये हुआ हमारा कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में थोड़ा सा परिचय। अब देखिए इस गुलाम वंश का जो दूसरा, देखिए ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक था इसका संबंध तुर्क के मुसलमानों से था, यानी तुर्की मुसलमानों से इसका संबंध माना जाता है। ठीक है, अब देखिए इस गुलाम वंश के अंदर दूसरा जो शासक आता है वो आता है, इस गुलाम वंश के अंदर दूसरा जो शासक आता है वो कौन सा होता है? इल्तुतमिश। कौन सा होता है? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश होता है। इल्तुतमिश इस वंश में एक महत्वपूर्ण और योग्य शासक माना जाता है। इल्तुतमिश जो होता है वो 1211 ईस्वी से लेकर और 1236 ईस्वी तक शासक बनकर के और दिल्ली सल्तनत के ऊपर राज करता है। इल्तुतमिश कब से लेकर के? 1211 ईस्वी से लेकर और 1236 ईस्वी तक। दोस्तों क्या होता है, 1210 ईस्वी में जैसे कुतुबुद्दीन की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद में दिल्ली के ऊपर कुछ समय के लिए एक व्यक्ति जो अयोग्य होता है उसका शासन होता है, और वो होता है आराम शाह। आराम शाह 1210 में कुतुबुद्दीन की मृत्यु होते ही यहाँ का शासक बनता है। लेकिन ये जो इल्तुतमिश होता है ये इस कुतुबुद्दीन का क्या होता है? दामाद होता है। ठीक है, जैसे ही कुतुबुद्दीन मोहम्मद गोरी का दामाद था तो उसी प्रकार से इल्तुतमिश किसका दामाद बन जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक का। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद होने के कारण ये क्या करता है? दिल्ली को हथिया लेना चाहता है, और ये जो आराम शाह होता है बीच में जो एक अयोग्य जो शासक होता है आराम शाह, ये काफी कमजोर यानी बहुत ज्यादा कमजोर होता है, और इसको हरा करके इसको खत्म करके इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत के ऊपर शासन स्थापित करता है, और दिल्ली को ये क्या करता है? लाहौर से दिल्ली को राजधानी बनाता है। क्या करता है? लाहौर से दिल्ली को राजधानी बना देता है, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक के समय लाहौर थी राजधानी
कुतुबुद्दीन ऐबक की, या भारत की जो राजधानी थी वो कुतुबुद्दीन ऐबक के काल में लाहौर थी। और इल्तुतमिश जैसे यहाँ पर शासक बनता है, ये लाहौर से राजधानी को कहां ले आता है, दिल्ली में ले आता है। और इस कारण से ही इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। यही तो प्रश्न है कि दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन था, तो दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। लेकिन दिल्ली सल्तनत के अंदर वास्तविक संस्थापक की बात की जाए तो वहां पर इल्तुतमिश की होगी, क्योंकि ये दिल्ली को राजधानी बनाता है। इस प्रकार से देखिए, इल्तुतमिश के द्वारा क्या होता है, सबसे पहले तो सुल्तान की उपाधि धारण की जाती है। ये दिल्ली सल्तनत के ऊपर सुल्तान की उपाधि को प्राप्त करने वाला पहला सुल्तान माना जाता है। देखो, मैंने कल के वीडियो में आपको बताया था, कल की क्लास में, कि महमूद गजनवी भी क्या करता है, सुल्तान की उपाधि प्राप्त करता है, बगदाद के खलीफा से धारण करता है। लेकिन वो क्या होता है, वो भारत के ऊपर शासन नहीं करता, इसलिए भारत के ऊपर शासन करने वाला व्यक्ति होता है, वो कौन होता है, इल्तुतमिश। इसलिए इल्तुतमिश वो पहला और प्रथम शासक माना जाता है जिसके द्वारा सुल्तान की उपाधि धारण की जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से 1211 ईस्वी में इल्तुतमिश यहां पर अपने शासन को प्रारंभ करता है। इस इल्तुतमिश के समय चंगेज खां जो था, मंगोल आक्रमणकारी, चंगेज खां के द्वारा भारत के ऊपर अटैक करने की जो योजना होती है वो क्या होती है, इस इल्तुतमिश के द्वारा टाल दी जाती है। यानी कि चंगेज खां भारत के ऊपर आक्रमण करने के लिए आता है, लेकिन इस इल्तुतमिश के अच्छे व्यवहार से वो क्या कर देता है, वो अपने आक्रमण को रोक देता है। आक्रमण क्यों होता है इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पर देखिए। देखो क्या होता है, क्या होता है कि ये जो चीन वाला जो क्षेत्र है भारत के ऊपर, जो चीन का जो क्षेत्र है, जो चीन वाला जो क्षेत्र है भारत के ऊपर, जो इधर चीन है, ये जो चीन वाला जो प्रदेश है, इसमें क्या होता है, एक बहुत बड़ा शासक होता है, कौन, मंगोल शासक चंगेज खां होता है। और ये जो चंगेज खां जो होता है, ये क्या, ये बहुत बड़ा यानी बहुत ही शक्तिशाली शासक होता है। ये इस पूरे जो मध्य एशिया का जो क्षेत्र होता है, इसके ऊपर ये अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता है, ये पूरे के पूरे क्षेत्र को जीतना चाहता है। होता क्या है, चंगेज खां के द्वारा इधर मध्य एशिया में आक्रमण किया जाता है। ठीक है, यहां मध्य एशिया में आक्रमण किया जाता है। और यहां मध्य एशिया में वो स्थान कौन सा था, वो स्थान था ख्वारिज्म। कौन सा स्थान था, ख्वारिज्म। ख्वारिज्म के ऊपर इसे चंगेज खां के द्वारा अटैक किया जाता है। और ख्वारिज्म का जो राजा होता है वो होता है जलालुद्दीन। तो दोस्तों, जलालुद्दीन जो ख्वारिज्म का शासक होता है, इसके ऊपर अटैक करने का कारण क्या था, अटैक करने का कारण ये था कि चंगेज खां अपने साम्राज्य को बढ़ाना चाहता था। और जैसे ही चंगेज खां सेना लेकर के इस ख्वारिज्म के ऊपर अटैक करता है, तो यहाँ पर इसके भाई की हत्या हो जाती है, भाई की मौत हो जाती है। और ऐसे में और ज्यादा क्रोधित हो जाता है। और ये जब क्रोधित हो जाता है तो इसका तो एक अलग ही रूप होता है। और ये तब कुछ नहीं देखता, ये इसे ख्वारिज्म के राजा जलालुद्दीन को पकड़ करके इसको मौत के घाट उतार देना चाहता है। ऐसे में ये जलालुद्दीन फिर यहां से निकलता है, और निकलता किस तरफ है, भारत की तरफ। ये अपनी जान बचाने के लिए क्या करता है, भारत की तरफ आता है। और भारत में उस समय कौन होता है सबसे बड़ा शक्तिशाली राजा, इल्तुतमिश माना जाता है। दिल्ली में इल्तुतमिश जो होता है वो सबसे शक्तिशाली शासक होता है। अब देखिए भाई साहब, ये जो इल्तुतमिश थे ये क्या थे, उसी समय नए नए राजा बने थे। अब इसके पास तो इतनी आर्मी भी नहीं थी, इतनी सेना भी नहीं थी, इसलिए अभी ये क्या था, इतना मजबूत नहीं था। इसलिए इसने इस चंगेज खां से बचने के लिए क्या किया, इस जलालुद्दीन को, ख्वारिज्म का जो शासक था, इस जलालुद्दीन को शरण देने से मना कर दिया। और ये भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है, क्योंकि अगर ये यहां पर इसको यहां शरण दे देता जलालुद्दीन को, तो चंगेज खां भारत के ऊपर आक्रमण करता और वो भारत को तहस नहस कर देता। ऐसे में क्या होता है, इल्तुतमिश की सूझबूझ के कारण भारत को तहस नहस होने से बचाया जाता है और चंगेज खां के एक बहुत बड़े आक्रमण को टाला जाता है।
ये भारतीय इतिहास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण और अच्छी बात होती है, वरना भारत के इतिहास की दिशा कुछ अलग ही होती। इस प्रकार से ये जो चंगेज खां वाला जो आक्रमण था, ये इल्तुतमिश के द्वारा टाल दिया जाता है। ठीक है, अब देखिए इल्तुतमिश के द्वारा दो सिक्के चलाए जाते हैं। कौन से सिक्के? इल्तुतमिश के द्वारा एक सिक्का चलाया जाता है, वो होता है टंका, चांदी का टंका चलाया जाता है इसके द्वारा। और दूसरा जो सिक्का होता है इसका, वो कौन सा होता है? वो दूसरा